नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर श्रावस्ती से। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जहां एक तरफ गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं गिलौला इलाके में कलयुगी गुरु ने अपनी नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बना लिया। मामला गिलौला कस्बे के यूनिक कोचिंग सेंटर का है। आरोपी कोचिंग संचालक जकी अहमद पिछले कुछ दिनों से नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील बातें करता था और फिर मौका पाकर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। आरोपी जकी अहमद को दर्जीपुरवाद तिलकपुर का रहने वाला है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भागने की फिराक में था और इस पूरे मामले पर डीएसपी कौना और सभी लोगों ने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर शिक्षा के मंदिर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है तो वो कहां जाएंगी। जनपद श्रावस्ती के थाना गिलौला पर दिनांक 23/4/2026 को कस्बा गिलौला के वादी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वादी की भतीजी, जिनकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, कस्बे में स्थित यूनिक कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी। यूनिक कोचिंग सेंटर का संचालक जकी अहमद पुत्र निबर अली निवासी ग्राम दर्जीपुर व तिलकपुर थाना गिलौला द्वारा विगत कुछ माह से पीड़िता के साथ अश्लील वार्ता किया जा रहा था तथा एक माह पूर्व पीड़िता के साथ अवैध संबंध बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के हेतु टीम का गठन कर दिया गया। इसी क्रम में रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिलने पर नवनिर्मित गिलौला बाईपास के पास घेराबंदी के दौरान अभियुक्त पुलिस से छुपकर भागने की कोशिश करने लगा। भागने के दौरान सड़क पर गिर जाने से अभियुक्त के घुटनों में चोट आई तथा शरीर पर भी कुछ चोटें आई। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर होमगार्ड भर्ती परीक्षा आज से शुरू। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 41,424 होमगार्ड पद के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। सीतापुर जनपद में 7 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिन की होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तेज रफ्तार के चलते भीषण सड़क हादसा, 4 वाहन आपस में टकराए। हादसे में बाइक सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जख्मी हुए। सड़क पर बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में हरियाणा रोडवेज से बस लगी थी। अचानक ब्रेक और साथ ही पीछे से आ रहे ट्रक और मैजिक भी आपस में टकराए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल कराया गया भर्ती। जनपद के सिधौली हाईवे का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं में होमगार्ड भर्ती परीक्षा 15 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। पहली पाली में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न और साथ ही डीएम एसएसपी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनपद में 25, 26, 27 अप्रैल को आयोजित हो रही होमगार्ड भर्ती परीक्षा आज कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में तैयारियों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की ब्रीच प्रारंभ हो गई। जिलाधिकारी अवनीश राय के निर्देशन में 15 परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई है। सीसीटीवी व बायोमेट्रिक निगरानी में परीक्षा पारदर्शिता पर जोर दिया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन
अरुण कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक है। जनपद में 15 परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में 5232 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। जनपद बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र के गांव वजीरपुर का रहने वाला 30 वर्षीय राजेश पुत्र रामनिवास कल शाम के समय अपना भूसा भरने पैदल खेत जा रहा था तो अचानक रास्ते में गायब हो गया। रात 11 बजे के आसपास फसल में उसी के ट्यूबवेल से पानी सींच रहे पड़ोसी किसान ने देखा तो वह अचेत अवस्था में ट्यूबवेल के पास पड़ा था। परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना मिली कि मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस ने राजेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपनी जांच शुरू कर दी है। जानू नहीं बताया और साथ ही 2 दिन पहले परिवार के बिजनेस और आपको बता दें नीलेश से पैसे लेकर राजेश का विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते बिजनेस और साथ ही बिजनेश और साथ ही नीलेश ने राजेश को मौत के घाट उतार दिया। नाम है तुम्हारा? सत्य। कहाँ के रहने वाले हो? वजीरपुर। ये क्या मामला है जो भाई की मौत हुई है तुम्हारे की? झगड़ा हुआ था आपस में कई दिन पहले? 3 दिन पहले। अच्छा, फिर? भाई भूसा बनने जा रहा था। हाँ। रास्ते में दिगाव हो गया था। फिर कहाँ मिला? घर पर पड़ा मिला हमें। अच्छा, तो किसने किया है ये काम? झगड़ा हुआ किसी ने किया है। क्या नाम है उनका? बिजनेस और नीलेश। अच्छा, बिजनेस और नीलेश परिवार के हैं क्या ये? हाँ, चचेरा तहेरा थे। अच्छा, तुम्हारे भाई का क्या नाम था? राजेश। राजेश। जनपद बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर गढ़ी का रहने वाला 25 वर्षीय संजू पुत्र मोहनलाल का पूरा परिवार कल उजानी कोतवाली क्षेत्र के भागीरथी कचला गंगा घाट पर स्नान करने गया था। संजू कल घर पर अकेला था। परिवार के लोग जब शाम को गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे तो संजू गांव के बाहर खेत में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। परिजन उसे सहसवान निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए CHC रेफर कर दिया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संजू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? रौदास। कहाँ के रहने वाले हो? इब्राहिमपुर गढ़ी। ये क्या मामला है जो भाई की मौत हुई है आपकी? भाई की मौत, हम सभी लोग कचला गए हुए थे। हाँ। ये घर पर अकेला था। जब हम शाम को वहाँ से लौट के आए तो ये खेत में पड़ा हुआ था, मिला था। अच्छा, और उसके बाद हम अस्पताल लेके पहुँचे। ठीक है, वहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, तो क्या नाम है इसका? संजू। खबर सीतापुर से है, जहां सड़क पर हुए हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। बाइक पर पीछे बैठी महिला का बैग दूसरी बाइक में फंसने से हुआ हादसा। संतुलन बिगड़ जाने से महिला सड़क पर गिरकर हुई गंभीर रूप से घायल। स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर महिला की हुई दर्दनाक मौत। भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी घर से महिला। जनपद के कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के महाराजगंज के पास हुआ है हादसा। खबर बहराइच से है, जहां जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रानीपुर थाना क्षेत्र के कट्टी बाजार मनबोधपुरवा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि 5 से 6 लोगों ने एक युवक को दिन दहाड़े कथित रूप से अगवा कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है। आपको बता दें कि उसे जबरन उठाकर ले गए और बेल्ट से जमकर पीटा है। इतना ही नहीं, दबंगों पर रंगदारी मांगने का भी गंभीर आरोप लगा है। घटना बीते 12 तारीख की बताई जा रही है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार दहशत में है और
पीड़ित के अनुसार मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज कर मेडिकल तो कराया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी या कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। पुलिस की इस ढिलाई से नाराज होकर पीड़ित सीधे पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। खुशीराम गौतम, कहाँ के रहने वाले हो? पुट्टी बाजार पर निदूरा, थाना कौन सा है? रानीपुर। क्या मामला है एसपी ऑफिस में ले आते हैं? एसपी आए थे जी, हमारे पास 12 तारीख में घटना हुई। किस लिए घटना हुई? हम बाहर गए थे, बाहर से आए थे अपने घर, तो 5-6 लोग मिलके पहुंच गए घर पे, हमको किडनैप कर लिया, घर में घुस के बट्टों से मारा। इसके बाद हम अपहरण किए, फिर बहराइच लेके आए, यहाँ मारे पीटे। इसके बाद लेके रामचंद्र विधायक घर में छोड़ आए। छोड़ने के बाद एसओ रानीपुर आए, वो लोग भाग गए। तब इन्होंने हमको लेकर के आने को FIR लिखाया, डॉक्टरी हुआ। इस सब होने के बाद कहीं गिरफ्तारी करेंगे, गिरफ्तारी नहीं किए सर। हम फिर कानों भटके फिरे, तो हमको कुछ भाइयों ने सहयोग से मिले, तो एसपी ऑफिस आए आज, तो एसपी साहब आज मिले नहीं। विवाद का कारण क्या, क्यों विवाद है? विवाद कुछ सर, विवाद यही था कि हमारा पैसा मांगा गया था। किसके पैसा था? हमारे से वो रंगधारी मांग रहे थे कि हमको खर्चा दे, तो पैसा कमा रहे हो। कौन है ये? कौन कौन? साने आलम, संदीप कालिया और संतोष सिंह, छोटू सिंह, राजेश सिंह। क्या करते हैं आप? हम करते हैं लकड़ी का व्यापार सर। थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? थाने पर कार्रवाई किया तो कुछ हुआ नहीं सर। कहाँ की घटना है? हाँ जी, घटना कहाँ की है? घटना मनबोध तुरवा की है। थाना कौन सा है? रानीपुर। क्या नाम है आपका? खुशीराम गौतम। पाली में आयोजित थाना दिवस कार्यक्रम एक ओर जहां जिम्मेदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बना, वहीं दूसरी ओर लापरवाही का भी खुला प्रदर्शन देखने को मिला है। थाना प्रभारी पाली श्री सोमपाल गंगवार ने अपने घर में आज ही शादी का कार्यक्रम होने के बावजूद ड्यूटी को प्राथमिकता दी और पूरे समय फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए उनका यह समर्पण सराहनीय रहा है। इसके लिए विपरीत कुछ लेखपालों की कार्यशैली ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। निर्धारित समय 10 बजे से 2 बजे तक होने के बावजूद कई लेखपाल बीच में ही अपना बस्ता छोड़कर गायब हो गए। कुछ बाजार में घूमते नजर आए तो कुछ थाना परिसर के नीचे बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते दिखाई दिए। फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर उधर भटक रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति को देखकर ये सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर ये प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर लापरवाही का उदाहरण। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर एटा से है, जहां शॉर्ट सर्किट से रिफाइंड के गोदाम में लगी आग। भीषण आग, सुबह सुबह मचा हड़कंप। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। लाखों का माल जलकर राख हुआ। करीब 35 लाख की रिफाइंड स्वाहा। गोदाम में 1 करोड़ से ज्यादा का था स्टॉक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। टला बड़ा हादसा। कोतवाली देहात क्षेत्र के FCI गोदाम के सामने की घटना बताई जा रही है। अलीनगर थाना क्षेत्र के लौदा गांव में शनिवार को एक मजदूर को
मड़ई में भीषण आग लग गई। मजदूर की मड़ई में इस अग्निकांड में एक बछड़े की जलकर मौत हो गई, जबकि एक भैंस गंभीर रूप से झुलस गई है। आग से मजदूर का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ये घटना अज्ञात कारणों से हुई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे ठिकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से लगी है कि मजदूर का राशन, कपड़े और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। पीड़ित मजदूर कैलाश ने बताया कि इस आग में उसे करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना से वह काफी प्रभावित हुआ है। वहीं घटना से काफी समय बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही। लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द राहत और मुआवजा देने की मांग की है। एसएसपी देहरादून द्वारा घोषित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अमित कुमार को ऋषिकेश पुलिस और एसओजी ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। मामला कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र का है, जहां एक स्थानीय व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाले पुत्र अमित कुमार पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने और इसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद एसएसपी देहरादून ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए शातिर लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह पुलिस के डर से गुजरात भाग गया था और वहां अपनी पहचान छिपा कर रह रहा था। शुक्रवार को वह किसी निजी कार्य से हरिद्वार आया और गिरफ्तार करने वाली टीम ने निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट, उप निरीक्षक विवेक राठी, हेड कांस्टेबल संदीप राठी और एसओजी के कांस्टेबल नवनीत व सोनी भी शामिल रहे।
बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस बार हाई स्कूल में रामनगर एमपी इंटर कॉलेज के छात्र अक्षय गोपाल ने टॉप किया है और साथ ही 98.20 अंकों के साथ अक्षय ने टॉप किया है, तो परिवार में भी खुशी का माहौल है। अक्षत की इस कामयाबी के बाद परिवार के लोग गदगद है और बोर्ड परीक्षा में टॉप के बाद अक्षत के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। हालांकि अक्षय ने इस कामयाबी का सारा श्रेय अपने माता पिता के साथ ही शिक्षकों को दिया है और अब कुछ बड़ा करने की चाहत अक्षत के दिल में है। अक्षत गोपाल है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 से 4 घंटे नॉर्मल डेज में और पेपर के टाइम पर 5 से 6 घंटे। आगे भी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। 11th में PCM लेने का सोचा है। पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा लग रहा है बहुत। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए उन सब बच्चों को बहुत बधाई। जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करी और उतने अच्छे नंबर नहीं आए उन्हें भी बधाई। और विशेष रूप से बधाई अक्षत गोपाल को, जिसने बोर्ड की मेरिट में पहला हिस्सा पहले नंबर पे आया है, जिसने बोर्ड को टॉप किया है। इस बात के लिए ये बच्चा बधाई का पात्र है। साथ ही वो शिक्षक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसे गाइड किया। ये हमारी एक सुपर 30 योजना थी, उसका भी हिस्सा था, जिसमें 30 टॉपर बच्चों को बैठा के हम जो है अलग से भी कक्षाएं चला रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना को हमें लगातार बनाए रखना पड़ेगा। इसके सुखद और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अक्षत गोपाल है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय के कुल 11 छात्र छात्राओं ने राज्य की वरीयता सूची में अपनी जगह पक्की कर स्थान का मान बढ़ाया है और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के छात्र आर्य ने पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय की उत्कृष्टता को साबित किया है। इनके साथ ही 3 अन्य छात्र छात्राओं ने भी मेरिट में अपनी जगह बनाई है, जिसमें गौरव ने 17वीं, हिमांशु ने 23वीं और साथ ही अन्वेषिका ने 25वीं रैंक हासिल की है। हाई स्कूल परीक्षा में भी विद्यालय का दबदबा बरकरार रहा है। सक्षम ने 13वीं, अक्षता गौरेला ने 16वीं और साथ ही अर्णव बसलियाल ने 17वीं, निखिल रतूड़ी ने 20वीं, अभिषेक राणा ने 21वीं, शिवानी सेमवाल ने 24वीं और साथ ही साची चोपड़ा ने 25वीं रैंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया है। मेरा नाम आर्यन है और मैंने क्लास 12 में 97.8% अंक प्राप्त किया और पूरे प्रदेश की वरीयता सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, ये किस तरीके से आपने मेहनत करी, क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? मैं स्कूल के बाद घर पे जाकर अपना 8 से 10 घंटा रोज़ पढ़ाई करता था और 2 साल मैंने अपने इसी शेड्यूल को फॉलो किया है। बात करें अगर मोबाइल के ज़माने का किस तरीके के आपने यूज किया है? अक्सर छात्र जो जीवन है उसमें मिसयूज ज़्यादा हो रहा है मोबाइल का। मैंने अपने पूरी इस जर्नी में मैंने मोबाइल का केवल अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ किया है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी उन्हीं के लिए। और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि वो मोबाइल का यूज़ करें अपनी स्टडीज़ में, उसका मिसयूज़ ना करें। परिवार का क्या योगदान समझते हैं? किस तरीके का आपको सपोर्ट रहता था पढ़ाई में? किस तरीके का उनका सहयोग रहता था? मम्मी पापा किस तरीके से? मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सहयोग था मेरी इस जर्नी में। और मेरे को कभी भी जैसे मैं रात भर जागता था, तो हमारे घर में 2 ही कमरे हैं, तो वो लोग भी लाइट में ही सोते थे, तो मतलब उनका हर उसमें योगदान था पूरे 2 साल में। तो आज इसकी जो अंक प्राप्त हुए हैं इसकी बहुत खुशी है। और ये जिस तरह से पढ़ाई करता है, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा नहीं, अगर वो थोड़ा समय भी अपनी पढ़ाई को देंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को 13 या 14 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर वो 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों को अपने भविष्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है, अगर बच्चे अपने आप को संभालेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और अगर इस समय नहीं संभाल पाए तो शायद कभी नहीं संभाल पाएंगे। ये वक्त है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, समाज को भी आगे बढ़ाएं। मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये खुशी जो आज मुझे मिली है ना, शायद ये और किसी चीज से नहीं मिल सकती है। मैं जब यहाँ पे आई स्कूल में, मैं इतनी भावुक हो चुकी थी। इससे पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं रो ही पड़ी थी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बच्चे ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और इसका श्रेय स्कूल को जाता है। टीचरों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें,
और मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ, आज इन पलों को महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा नाम विनीता है। अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मातृ संस्था है, उसकी प्रेरणा से जो अपने विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं, ये निश्चित रूप से प्रदेश की वरीयता सूची में हर वर्ष बच्चे यहाँ से अपना प्रश्न लहराते हैं। ये विद्यालय भी जब से स्थापित है तब से लेकर आज तक प्रदेश की वरीयता सूची में अपना स्थान देते रहता है। इस बार भी अपने विद्यालय के 11 भैया बहनों ने प्रदेश की वरीयता सूची में स्थान बनाया है और भैया आर्यन जाटव ने प्रदेश की वरीयता सूची में दूसरा स्थान ला करके पूरे प्रदेश में ऋषिकेश क्षेत्र का नाम रोशन किया है और विद्या भारती का नाम रोशन किया है। मैं पूरे विद्या भारती परिवार की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से इनके उज्जवल और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। जनसुराज के जिला अध्यक्ष महेश यादव एवं जिला मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ने बिहार सरकार की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की हालत किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहले ही कई बातें उजागर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बिहार का, लेकिन सरकार गुजरात से चल रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के पद पर कोई और, लेकिन बिहार के विकास को लेकर बात कोई और कर रहा है। यानी ये साफ है कि बिहार के विकास की बात मुख्यमंत्री की जुबानी नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री की जुबानी ही निकलेगी। और नेताओं ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार, दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कानून व्यवस्था को कमजोर स्थिति में दर्शाते हैं। लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। जिलाध्यक्ष महेश यादव ने कहा है कि लखीसराय जिले की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है। सरकार ने अब तक स्थानीय समस्याओं को समझने में, उनकी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जिला मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ने कहा कि भीषण गर्मी के इस दौर में जिले के दूर दराज के इलाकों में पेयजल की भारी किल्लत है और जिसके साथ ही बिजली की समस्या भी लगातार बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नेताओं का आरोप है कि सरकार और प्रशासन मिलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप अपना शुभ नाम बताते हुए बताएंगे कि बिहार की जो राजनीति है वह किस दिशा में जा रही है। मैं संजय कुमार और अभी मैं जनसुराज का जो है मुख्य प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता हूं। और जिसने आपने जो घटनाक्रम पूछा है कि बिहार में जो है अभी की और राजनीति चल रही है, क्या करवट बदल रही है, तो देखिए ये तो पहले से ही तय था। हमारे जो है सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहले ही बता दिए थे कि ये सर जो है हमारे जो कहा जाता है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे नीतीश बाबू, वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे नहीं और 3 से 6 महीना रहेंगे। वो कथन जो है बिल्कुल सत्य हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं 14 नवंबर को जो है सरकार जो है सारा चीज़ हुआ, काउंटिंग हुआ, सरकार गठित हुई 20 नवंबर को, और आज लगभग इतने अंतराल भी नहीं देख ले, 6 महीना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है कि हमारे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है यहाँ से तबादला कर दिया गया है। अब नई सरकार में आए हैं, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को। लेकिन सम्राट चौधरी जी का जो इतिहास क्या है वो प्रशांत किशोर बार बार खुल के सामने बताए हैं, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, और कंटिन्यू जो है जनसुराज पार्टी इस मुद्दा को उठाते हुए आ रही है। रीजन है कि हमारे बिहार का जो ये दुर्भाग्य है, आज जनता को समझ में आ रही है कि ये घटनाक्रम कब है। जब आप नई सरकार गठित हुआ तो आपको याद होगा कि जिस समय जो है गृह मंत्री जो है हमारे मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार से छीन ली गई थी और सम्राट चौधरी जी को दिया गया था, तो वो जो है नवंबर से अप्रैल को देखा जाए 20 अप्रैल 25 इनके जब तक मुख्यमंत्री से पहले लगभग 163 घटनाक्रम हो चुकी है बिहार में। जो आप देख लिए फरबिसगंज की जो घटना है, सरेआम बीच रोड पे जो है एक व्यक्ति को गला काट कर जो है बीच चौराहे पे रख दिया जाता है। ये मुजफ्फरपुर की घटना है, ये गया की घटना है, नवादा की घटना है, कि हर जगह जो है क्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है। जनसुराज पार्टी इसका जो है पुख्ता से विरोध करती है कि ये देखने में जो जिस तरह से कहा जाता है कि ये जो है नई सरकार आएगी, नई उम्मीद होगी, लेकिन जनसुराज पार्टी इसको जो है ये कहती है कि ये जंगल राज 2 की वापसी हुई है। एक बात बताएंगे, जिले में बहुत सारी ऐसी समस्या जो कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है, उन समस्याओं के बारे में आप क्या कहेंगे? जिले में तो बहुत सारी समस्या हैं और गहराने का रीजन ये है कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि बेहतर शाह जो डीएम थे मिथिलेश
मिश्र जी इतनी बेहतरीन से तरीके से जो लगभग लखीसराय को सजाने के काम कर रहे थे, एक धरातल पे रखने का काम कर रहे थे, लेकिन दो राजनीतिक लड़ाई में दो जो है बीचों में है वो पिस गए और यहाँ से उनका तबादला कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी डीएम आएंगे, जो विकास के काम करेंगे, जो जनता का काम करेंगे, जनता की हर समस्या के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, उनको यहाँ पे जगह नहीं दी जाती है। कोई ऐसी समस्या भी आपको आपके नज़र में है क्या जो जिले में काफ़ी उभर रही हो? बिल्कुल, अभी देख लीजिए, एक जो है गर्मी की माहौल है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो है, हम बार बार आपको अवगत करा दें, हम चुनाव से पहले भी बोलते थे, हमारा बाईपास की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पचना रोड बाईपास चौक की जो समस्या है, आइंदा महीने में 2-4 घटना वहाँ होते रहती है। दूसरी चीज़ है जिला में जो है बहुत सारी है जहाँ पे मनरेगा की जो काम होती थी, जो अगले जो सरकार जो यूपीए सरकार ने उसी योजना को लाया था और बेहतरीन ढंग से हमारी जो लेबर जो नीचे तबके के जो लेबर हैं वो काम करते थे। लेकिन जब से ये नई सरकार बनी है, वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, नई सरकार जब से गठित हुआ था 9 नंबर से, तब से इनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अंचल के जमीन मामलों को लेकर क्या कहेंगे? अंचल में जो जमीन मामला है, आप देख लीजिए, दो यहाँ पे बीजेपी खुद 2 गुट में बट चुकी थी। एक जो है यहाँ पे अंचल का जो थे कि भूमि जो सरकार थी, हमारे उप मुख्यमंत्री सिन्हा जी, उनकी फैसला को ये नए सरकार नए मुख्यमंत्री ने उसे बदल दिया। ये करप्शन की जो सरकार थी, थोड़ी बहुत एक लगाम लगाने की प्रयास किया गया था, जनता थोड़ी सी आस दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं, उसके बदल दिया गया है। ये एक पूरी तरह से जो अंचल की समस्या है, वो पूरी तरह से करप्शन की समस्या है, जहाँ पे कोई भी काम करने के लिए जो है टेबल के नीचे से दर जो है देना पड़ता, बिना दरब की दरबार नहीं सजती है यहाँ पे। अपना शुभ नाम बताते हुए ये बताएंगे कि आज बिहार में जब नई सरकार बनी है तो उसको लेकर के क्या कहना है आपका? मेरा नाम महेश यादव हुआ, जनस्वराज के लखीसराय जिला के जिला अध्यक्ष हुए और नया संगठन अभी 20 तारीख को संगठन बना है, पहले भंग हो चुका था। और मेरा कहना यही है कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी जी, इन पर जो हमारे सुधार प्रशांत किशोर जी हैं जो बोल रहे हैं कि ये बने सिर्फ नाम के, सरकार चलाना गुजरात से है, बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। और बात है कि विकास की बोलते हैं, रोड मेरे तरफ देखिए कि आपको सतघरवा हो, कोड़ासी हो, वहाँ पानी और रोड का स्थिति जर्जर है। आप तो पत्रकार साहब थे ही, अगली बार हम चुनाव में गए थे जनस्वराज के प्रचार में, वहाँ स्थिति ये थी कि डीएम साहब से भी मिले थे, रोड के बारे में आश्वासन दिए थे कि बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना है। और ये झूठ मूठ कहा कि नहीं रोड है, पानी है, अभी स्थिति देखिए पानी के एकदम हाहाकार मचे हुआ है, सतघरवा हो या कोड़ासी हो। अभी एक बात बताएंगे, कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश में आज बच्चियों के साथ बलात्कार, रेप, मर्डर, ये जो समस्या बन गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये सरकार में हो रही है, सरकार झूठे ढोल पीट रहा है कि नहीं बार बार बच्ची के साथ हो रहा, लेकिन आज तक सरकार पीठ थपथपा नहीं, सुशासन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बार बार तो हो ही रहा है, इस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है, निपापोती कर दिया जा रहा है। बार बार हमारे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, जनस्वराज उठा रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात बताएंगे, अंचलों में जो ज़मीन की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है, तो ब्लॉक से कहीं ना कहीं डीसीएलआर के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन पुनः डीसीएलआर के पास से ब्लॉक में ही उस समस्या का ट्रांसफ़र करके निदान करने की बात होती है और निदान हो नहीं पाता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यहाँ जो सब हमारे सीओ हैं या पैसा का खेल है। आपका ओरिजिनल भी ज़मीन है तो कह देगा कि नहीं जाइए, रिजेक्ट हो गया, जाइए LRDC, फिर वहाँ से घुमा। इस सब पैसा के लिए धंधा बना लिया है, भ्रष्टाचार एकदम पूरा चरम पर सीमा पर है पत्रकार साहब, इसमें कोई दुमत नहीं है। खबर कोटा से, जहां कोटा श्योरपुर स्टेट हाईवे पर 2 कारों में जोरदार भिड़ंत। इटावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज और साथ ही मुंगेना के बीच हुई घटना। दोनों कारों में सवार 3-4 लोग बताए जा रहे घायल। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ियों के आगे हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं।
खबर कोटा से, जहां संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई कर रहे। बिरला समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को दे रहे दिशा निर्देश। आज कोटा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे स्पीकर बिरला। 5:30 बजे सांगोद में 150 करोड़ के विकास कार्यों को करेंगे शिलान्यास। बारात जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक उस समय हंगामेदार हो गई जब अधिकारियों की लेट लतीफी पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा। बैठक में जिला प्रमुख समेत कई जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। खासतौर पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब CMHO डॉक्टर संजीव सक्सेना करीब 1 घंटे देरी से बैठक में पहुंचे हैं। इस पर मौजूद सदस्यों ने ताली बजाकर उनका विरोध जताया और साथ ही नाराजगी खुलकर सामने आई। दरअसल बैठक में जिले की मूलभूत सुविधाओं, सड़क, पेयजल और अन्य जन समस्याओं को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने पूरी बैठक का रुख बदल दिया है। प्रधान हरिओम नागर ने CMHO पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सा कर्मियों से मोटी रकम लेकर ट्रांसफर और साथ ही डेपुटेशन किया जा रहा है। काफी देर तक बैठक में माहौल तनावपूर्ण बना रहा और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। बैठक के दौरान भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया गया। मुझे काफी हंगामे भी हुए CMHO को लेकर, सड़क, बिजली, पानी के मामलों को, क्या कहेंगे साहब? ये पर्ची की सरकार है। आप भी सब, आपकी चौथा स्तंभ है, आपकी कलम, आपकी निगाह, आप भी सब देख रहे हो कि जब से सरकार बनी है उसके बाद से अभी तक धरातल पे क्या काम हो, आप लोग ही बता दीजिए। अब ये सारे हमारे सम्मानित सदस्य हैं, क्योंकि खुद चुन करके आते हैं गाँव से, तो वहाँ पे कार्यकर्ता तो उनको पकड़ेंगे ही सही ना कि भाई हमारा ये रोड था या हमारे पानी था या हमारे बिजली का था या चिकित्सा था, जो भी मुद्दा उनका होता है वो जनप्रतिनिधि को पकड़ेंगे। और जनप्रतिनिधि चुनता है, उसका कर्तव्य भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पब्लिक का ध्यान रखे, उनके मान सम्मान का, उनका काम का कराए। तो वो लोग क्या साधारण सभा में बोलेंगे ही सही ना। अब वो तो सरकार को और अधिकारियों को चाहिए इन लोगों की भी, आप जो काम बता रहे हैं, पिछली मीटिंग में जो बताया उसका क्या करा आपने, कहाँ धरातल पे उसको कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उनको बताना चाहिए और सही बताना चाहिए, ताकि हमारे सारे सम्मानित सदस्य भी संतुष्ट हो कि भाई हमारा काम हो रहा है। तो काम कुछ हो नहीं रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं। CMHO लेट भी आए और गंभीर आरोप भी लगे पैसे लेकर ट्रांसफर करने के। ये मुझे पता नहीं, पर हाँ सम्मानित अधिकारी वहाँ जनप्रतिनिधि बोल रहे थे, मीटिंग में थे, हम भी सुन रहे थे। तो ठीक है, जांच कमेटी कलेक्टर साहब बनवाएंगे, बोला है वहाँ पे, और हम उनकी जांच करवाएंगे कलेक्टर साहब, तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ये कलेक्टर साहब का मैटर है। थैंक यू। लेकर ट्रांसफर के डेपुटेशन के मेरे पास रिकॉर्डेड है, मेरे पास नाम की सूची भी है, कलेक्टर साहब ने मांगी हुई है, तो जो भी सूची है तो मैं वही उनको अवेलेबल करा दूंगा। और उन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया है अगर इसके खिलाफ अगर वो कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस प्रकार की अनियमितता है, ना तो वो किसी भी जनप्रतिनिधियों के फोन उठाते हैं, है ना। कभी भी किसी मरीज को कोई समस्या हो जाती है और हम किसी मरीज के लिए कोई कॉल करते हैं या कोई भी चिकित्सा विभाग से संबंधित कोई भी अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए फोन करते हैं, तो कभी आज तक उन्होंने कोई फोन का रिप्लाई दिया नहीं है ना। इसी प्रकार से और जो डॉक्टर लगे हुए हैं हमारे छबड़ा के अंदर, बिना किसी जनप्रतिनिधि की अनुमति के
उन्होंने यहाँ से डेपुटेशन पे लगा रखे हैं दूसरी जगह, जबकि छबड़ा के अंदर ओपीडी 12 जिले के बाद में छबड़ा के अंदर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर ओपीडी चलती है। क्या इशू उठाया आपने कि कलेक्टर साहब को जांच की कि नहीं बढ़ा? इशू भ्रष्टाचार के हैं। भ्रष्टाचार के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने डेपुटेशन के नाम पर के लोगों के से, डॉक्टरों से, नर्सिंग कर्मियों से, इसके अलावा भी जो संविदा कर्मी है, इन सब से पैसे लेकर के इन्होंने नई दूसरी जगह डेपुटेशन कर रखा है। तो इन चीजों को मैंने मुद्दा बना करके कलेक्टर साहब को दिया। थैंक यू। बैठक हुई जिला परिषद की और गंभीर आरोप जो है सीएमएचओ को लगे हैं कि पैसे लेकर और डॉक्टर के ट्रांसफर किए गए, साथ ही बिजली, सड़क, पानी को लेकर भी मुद्दे उठाए गए। आज साधारण सभा की बैठक आयोजन किया गया था। उस आयोजन के दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे और जनप्रतिनिधिगण भी मान्य मौजूद थे। तो सभी विभागों से उनकी विभागों की कार्यों के बारे में लेकर चर्चा की गई थी, विस्तृत चर्चा हुई है। बिजली, पानी, सड़क और अन्य बिंदु भी हैं। तो समय पर सभी आम जनता को हर तरह की राहत मिले, इसके लिए सभी विभाग प्रयासरत हैं। बिजली टाइम पे मिले और गर्मी का मौसम है, ऐसे में पानी की बहुत आवश्यकता है, तो पानी भी उन्हें पेयजल पानी की जल्दी से जल्दी आपूर्ति हो। साथ ही कुछ सदस्यों ने सीएमएचओ पर आरोप लगाया कि ट्रांसफर किए गए हैं मनमाने तरीके से और डेपुटेशन भी मनमाने तरीके से किया गया है। तो ऐसे कोई गंभीर आरोप है तो उनकी उससे जांच करा ली जाएगी। हमारा प्रयास यह रहेगा कि किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो उसका तुरंत नियमानुसार जांच हो और जो परिवादी है उसको राहत मिले। सर, गर्मी को देखते हुए जैसे अपन नरेगा का समय बदल दिया, मुझे काफी हंगामे भी हुए सीएमएचओ को लेकर, सड़क, बिजली, पानी के मामलों को लेकर, क्या कहेंगे? साहब, ये पर्ची की सरकार है। आप भी सब, आपकी चौथा स्तंभ है, आपकी कलम, आपकी निगाह, आप भी सब देख रहे हो कि जब से सरकार बनी है उसके बाद से अभी तक धरातल पे क्या काम हुआ, आप लोग ही बता दीजिए। अब ये सारे हमारे सम्मानित सदस्य हैं, क्योंकि खुद चुन करके आते गाँव से, तो वहाँ पे कार्यकर्ता तो उनको पकड़ेंगे ही सही ना कि भाई हमारा ये रोड था या हमारे पानी था या हमारे बिजली का था या चिकित्सा था, जो भी मुद्दा उनका होता है वो जनप्रतिनिधि को पकड़ेंगे। और जनप्रतिनिधि चुनता है, उसका कर्तव्य भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पब्लिक का ध्यान रखे, उनके मान सम्मान का, उनका काम का कराए। तो वो लोग या साधारण सभा में बोलेंगे ही सही ना। अब वो तो सरकार को और अधिकारियों को चाहिए इन लोगों की भी, आप जो काम बता रहे हैं, पिछली मीटिंग में जो बताया उसका क्या करा आपने, कहाँ धरातल पे उसको कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उनको बताना चाहिए और सही बताना चाहिए, ताकि हमारे सारे सम्मानित सदस्य भी संतुष्ट हो कि भाई हमारा काम हो रहा है। तो काम कुछ हो नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं। सीएमएचओ लेट भी आए और गंभीर आरोप भी लगे पैसे लेकर ट्रांसफर। खबर निवाई से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 27 अप्रैल को टोक आगमन को लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की तैयारी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राजस्थान प्रभारी, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल ने निवाई में, आपको बता दें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में निवाई विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा को सफल बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। अग्रवाल ने जनप्रतिनिधि गण, पदाधिकारी गण, बूथ अध्यक्ष, पार्षद व सभी कार्यकर्ता टोक में आयोजित विशाल सभा में शामिल होने के लिए निर्देश
निर्देश दिए। इस दौरान सांसद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आप इस छोटे से शहर में इस भवन को देखकर गदगद हो गए। नगर पालिका द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नगर भवन के निर्माण को अग्रवाल ने जमकर इसकी तारीफ की और साथ ही आपको बता दें तारीफ की और दौरान निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप इसरानी के द्वारा विकास कार्यों को लेकर कहा, एक छोटी सी जगह इतना भव्य सुंदर भवन आम जनता के लिए बनाया गया है। इसकी फोटो प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय पर तुरंत भेजें। न्यायालय द्वारा पूर्व सीएम पर कोई सबूत नहीं मिले, उनको बरी कर दिया केजरीवाल को, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी सूचना अधूरी है, जांच चल रही है, हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। अभी उन्होंने हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पर ही आरोप लगा दिया था, तो वो तो किसी पर भी आरोप लगा लेते हैं अपने सिवाय, उनकी बातें नहीं मानी गई। न्याय की प्रक्रिया चल रही है और हमें विश्वास है उनके ऊपर पूरा आरोप सिद्ध होगा। देश के पीएम और गृह मंत्री जिस तरह बंगाल में डटे हुए हैं, पूरे मोर्चे को संभाले हो, बंगाल के चुनाव को किस तरह देखते हैं? चुनाव हम जीत चुके हैं। 2 महीने पहले से हम लोगों को मालूम था कि बंगाल अब बदलने वाला है। बंगाल के नागरिकों में एक अजीब सी व्याकुलता दिख रही थी। टीएमसी के गुंडों के सामने वो अपने आप को पहले कमजोर महसूस करते थे, चुनाव के बाद उनकी मारपीट होती थी। आपने देखा भी होगा, एक महिला ने मोदी जी के ऊपर फूल फेंक दिया तो उस महिला की उन लोगों ने पिटाई कर दी। अभी कल हमारे एक विधायक प्रत्याशी को दौड़ा के मार रहे थे, तो वो गुंडों की पार्टी है। अब लोग आजिज हो गए हैं गुंडागर्दी से, और हमारी सरकार ने वादा किया है, माननीय अमित शाह ने, 4 मई के बाद हम टीएमसी के सभी गुंडों को जेल के अंदर भेज देंगे। टोंक जिले के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए और टोंक जिले के नागरिकों के लिए ये अत्यंत हर्ष, उल्लास और सौभाग्य का विषय है कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी संगठनात्मक दृष्टि से हमारे 7 जिले के कार्यालयों का उद्घाटन करने के लिए 27 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता उनके आने से बहुत उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं में गजब का जज्बा है। हमारी सारी मीटिंगें हो चुकी हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय मिथिलेश जी गौतम और हमारे यहाँ के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष माननीय चंद्रवीर सिंह चौहान, बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने की है। मैंने इनकी तैयारी का सारा खाका भी देखा है। जैसे एक संगठनात्मक तैयारी की जाती है। हम भीड़ लाने पर विश्वास नहीं करते। हम स्वतः स्फूर्त अपने कार्यकर्ता सब चल कर के आए, इसकी तैयारी करते थे। और मैं बधाई दूंगा चंद्रवीर जी को, बहुत ठंडे दिमाग से और बहुत मेहनत से सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का सहयोग लेकर इन्होंने तैयारी की है। हमारी यह सभा बहुत ऐतिहासिक सभा होगी, हम विश्वास दिला सकते। मैंने नाम लिया नहीं तो मैं उस नाम को दोबारा नहीं लूँगा। जो मैंने कहा वो सब सच है, पूरा राजस्थान जानता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टोंक से राजस्थान का दौरा शुरू कर रहे हैं। 3 विधानसभाएं हमारे पास हैं। देवली नियारा के विधायक हमारे हैं, मालपुरा के विधायक हमारे हैं, निवाई के विधायक हमारे हैं, और के भी विधायक हमारे होंगे। स्वाभाविक रूप से हम तैयारी करेंगे। हमारे पास एक ऊर्जावान अध्यक्ष है, उसकी एक ऊर्जावान टीम है। सर, वर्चुअल उद्घाटन की बात करें तो कितने वर्चुअल उद्घाटन किए जाएंगे नवीन जी सर द्वारा? कुल 7 कार्यालय ऐसे हैं जो पूरी तरह बन चुके हैं। अन्य 7 या 8 जगहों पर ऐसे हैं जो विभिन्न स्तरों पर कार्यालय का निर्माण चल रहा है। हमने 7 की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज दी। उन्होंने अपने विवेक से टोंक का चयन किया है। टोंक में हम फिजिकल उद्घाटन कराएंगे, और जिस समय वो कर रहे होंगे हमारे 6 अन्य जिलों के कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे।
और हमारे यहाँ के कार्यक्रम स्थल पर उन 6 जिलों के उद्घाटन के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। इस तरह से हम 7 जिलों का कार्यालय 27 तारीख को संचालित। तो टोंक जिले में कितने कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है? एक तरफ तो विपक्ष आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि आप मनरेगा कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा सहयोगियों को लेकर आते हैं। देखिए, वो जैसा करते हैं वैसा ही दूसरे के बारे में सोचते हैं। हमारे पास तो कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संच है कि अगर वो सभी आ गए तो कहीं खड़े होने की उस मैदान में जगह नहीं मिलेगी। और हमारे पास इतना बड़ा संपर्क तंत्र है, सूचना तंत्र है, नीचे तक हमारे पास घटनाएं की है। हर कार्यकर्ता 5 कार्यकर्ता है, 10 कार्यकर्ता पर एक प्रमुख कार्यकर्ता है। तो हमारा इतना सुगठित संगठन है कि हमें हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को लाने होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन कामों में कोई पैसा नहीं खर्च करते और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ला करके हम कार्यक्रम को नकली नहीं बनाना चाहते। हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है और इस कार्यक्रम को बहुत सफलता के साथ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का टोंक चयन क्या सचिन पायलट के गढ़ को फतेह की ओर बढ़ा रहा है? सचिन पायलट का गढ़ फतह करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जरूरत नहीं है। हम चंद्रवीर सिंह चौहान पर विश्वास करते हैं, यही हमारे घोड़े हैं। तो भाई, और हम इन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव टोंक का जीत लेंगे। आप परेशान मत होइए, अगला चुनाव हमारा होगा ना। राघव चड्ढा जी की आज बीजेपी ज्वाइनिंग किस तरह देखते हैं? आप पार्टी पहले से बदनाम थी, उसका पूरा चरित्र दोहरा था, दिखता कुछ और था, वो करते कुछ और थे। हाथी के दांत उनके ईमानदारी के थे, असली दांत उनके लूट खसोट के थे। एक सीमा होती है पाखंड को बर्दाश्त करने की। जब आप पार्टी के सांसदों को लगा कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ये पाखंड, उन्होंने स्वतः तय किया होगा, 10 में से 7 सांसद ने तय किया कि वो अपना समूह बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज कर जाएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी के जैसे अन्य सांसद हैं वैसे उनके। सचिन पायलट का गढ़ फतह करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। हम चंद्रवीर सिंह चौहान पर विश्वास करते हैं, यही हमारे घोड़े हैं। तो भाई, और हम इन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव टोंक का जीत लेंगे। आप परेशान मत होइए, अगला चुनाव हमारा होगा ना। आप पार्टी पहले से बदनाम थी, उसका पूरा चरित्र दोहरा था, दिखता कुछ और था, वो करते कुछ और थे। हाथी के दांत उनके ईमानदारी के थे, असली दांत उनके लूट खसोट के थे। एक सीमा होती है पाखंड को बर्दाश्त करने की। जब आप पार्टी के सांसदों को लगा कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ये पाखंड, उन्होंने स्वतः तय किया होगा, 10 में से 7 सांसद ने तय किया कि वो अपना समूह बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज कर जाएंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी के जैसे अन्य सांसद हैं वैसे उनके भी सांसद के अधिकार हैं। नहीं, आपकी सूचना अधूरी है, जांच चल रही है, हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। अभी उन्होंने हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पर ही आरोप लगा दिया था। वो तो किसी पर भी आरोप लगा देते हैं अपने सिवा, उनकी बातें नहीं मानी गई। न्याय की प्रक्रिया चल रही है और हमें विश्वास है कि उनके ऊपर पूरा आरोप सिद्ध होगा। देश के पीएम और 2 महीने पहले से हम लोगों को मालूम था कि बंगाल अब बदलने वाला है। बंगाल के नागरिकों में एक अजीब सी व्याकुलता दिख रही थी। टीएमसी के गुंडों के सामने वो अपने आप को पहले कमजोर महसूस करते थे। चुनाव के बाद उनकी मारपीट होती थी। आपने देखा भी होगा, एक महिला ने मोदी जी के ऊपर फूल फेंक दिया तो उस महिला की उन लोगों ने पिटाई कर। अभी कल हमारे एक विधायक प्रत्याशी को दौड़ा के मार। वो गुंडों की पार्टी है। अब लोग आजिज हो गए हैं गुंडागर्दी से। और हमारी सरकार ने वादा किया है, माननीय अमित शाह ने, 4 मई के बाद हम टीएमसी के सभी गुंडों को जेल के अंदर भेज देंगे। खबर पाली से है, जहां सोजत के धाकड़ी गांव में ग्राम में हुई वृद्ध की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। कलयुगी पुत्र ने ही की पिता की हत्या। खेत की रखवाली करने के 50 वर्षीय किसान चुन्नी लाल का मिला था शव। मौके से साक्ष्य के तौर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया। शराब की लत को लेकर घर में अक्सर होता था विवाद। आरोपी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश।
नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के निर्देशानुसार पाली शहर में शुक्रवार को संभावित हवाई हमले की स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान बांगड़ महाविद्यालय में एयर स्ट्राइक की काल्पनिक सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, मेडिकल एवं अन्य संबंधित टीमें तुरंत मौके पर रवाना हुई है। अभ्यास में लगभग 25 घायलों का परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें मौके से स्ट्रेचर और के माध्यम से एम्बुलेंस तक पहुंचाने अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायलों को बांगड़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और मौके पर पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती रही और सुरक्षा के भी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को परखना और साथ ही नागरिकों में विश्वास उत्पन्न करना है। और उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास से न केवल प्रशासन की तैयारी मजबूत होती है, बल्कि आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है। कोटा के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को कोटा स्थित भामाशाह मंडी के तौल केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में गेहूं खरीद की सुस्त रफ्तार, संसाधनों की कमी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री के साथ भारतीय खाद्य निगम और साथ ही राजफेड के अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री नागर ने पाया कि मंडी में तौल की गति अत्यंत धीमी है, जिससे किसानों का लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ता है। उन्होंने FCI अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि भामाशाह मंडी जैसी बड़ी मंडी में जहां प्रतिदिन 1.5 लाख कुंटल तक की क्षमता है, वहां क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ऊर्जा मंत्री ने बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि बायोमेट्रिक मशीन की संख्या वर्तमान में 3 से बढ़कर तत्काल 6 की जाए, ताकि किसानों का सत्यापन कार्य बिना किसी बाधा के त्वरित गति से लगातार होता रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करें कि किसानों की उनकी उपज का तौल समय पर हो रहा, भुगतान में भी कोई देरी न आए। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।